नमस्कार। दुनिया के 25% ज़मीन पर इस वक्त युद्ध चल रहा है और ये युद्ध पश्चिम एशिया में सबसे खतरनाक चल रहा है। आपको मालूम है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसके अलावा रशिया यूक्रेन, और जो सबसे भयावह हमला है वो अमेरिका इजराइल ने ईरान पे किया, जिससे कि शनिवार को उनकी पूरी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो गई। वैसे तो टीवी न्यूज़ चैनलों में बजते शायरन के शोर से पता नहीं आपको उसके कारणों के बारे में कितना पता है। ज़्यादातर बम वर्षा हो रही है, उसके लड़ाकू युद्धक विमान हैं, यह हथियार है, 2000 किलो का बम है, और ऐसे कैसे मारा गया, क्या उसकी चीज़ें थी और कहाँ कहाँ हमला हो रहा है। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ आपको इसके कारणों का, इसके भविष्य का और विश्व व्यवस्था किस तरीके से बदल रही है, खाड़ी देशों के बीच में ईरान कैसे अलग थलग पड़ गया, चाइना और रशिया मुंह से बोलने के अलावा उनकी अभी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने दुनिया के लोग कुछ बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, या अमेरिका और इजराइल के साथ ही ज़्यादा दुनिया खड़ी क्यों दिख रही है। ये सब जानने के लिए मैं शुभ्रा रंजन जी की क्लास में आया हूँ। और ये जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपका दुनिया की राजनीति में इंटरेस्ट है और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए बहुत अहम होगा। शुभ्रा रंजन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पर जो चुनिंदा चेहरे देश में है, जो बहुत ही आसान शब्दों में इन कठिन विषयों को समझाने का सामर्थ्य रखते हैं, उसमें शुभ्रा रंजन जी एक है। मैंने इनसे आग्रह किया था, इनकी क्लास भी वेस्ट एशिया को लेकर के थी, तो मैंने कहा कि बच्चों को जो पढ़ा रही हैं और साथ साथ हमारे सवालों के जवाब, आपके दिमाग में जितने सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हैं, उस सारे सवाल पूछने की हम भी कोशिश करेंगे। छात्रों के दिमाग में भी सवाल है तो इस पूरे विषय को बहुत आसानी से समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगले 45 मिनट तक माहौल क्या है में आप बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। हम शुरुआत इसी से करते हैं मैम कि ये जो कुछ भी हो रहा है, 25% ज़मीन पर युद्ध हो रहे हैं। हम भारत में समझे अपने को, ये लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत सेफ जोन में सब कुछ है, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी हम पर भी पड़ेगा ही किसी न किसी तरीके से। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, हमने सुना कि यूरोप में 22% गैस के दाम बढ़ गए। तो पहले हमारे पे हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में इसके क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जब भी मध्य एशिया में संकट होता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एनर्जी ट्रेड को लेकर के है, और हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया का डायस्पोरा है और वहाँ से रेमिटेंसेस आना, तो स्टेबिलिटी ऑफ वेस्ट एशिया इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडिया सिक्योरिटी। तो वो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो भी चेंजेस आए हैं वो शायद इंडिया के फेवर में बैठेंगे, बिकॉज एट प्रेजेंट इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग हैं, जैसे IMEC कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, I2U2 का प्रोजेक्ट है, तो शायद आगे जा कर के दिस इज़ आई सी एज अ फेवरेबल डेवलपमेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो एक आप टेररिज्म का एक मुद्दा है, तो शायद ग्लोबल ट्रेंड काउंटर टेररिज्म के में कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो इंडिया को फेवर करें। तो मैं शॉर्ट टर्म चैलेंज बट लॉन्ग टर्म आई सी थिंग्स आर मूविंग इन इंडियाज़ फेवर। अभी मैम, ईरान पे जब हमला किया इजराइल ने, अमेरिका ने, तो दुनिया के मुल्क उस तरह से सामने नहीं आया, लेकिन ईरान ने बदले में जब गल्फ़ कंट्रीज़, ये UAE में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में जब हमले करने शुरू कर दिए, अब पूरा यूरोपियन यूनियन बयान दे रहा है, फ्रांस बयान दे रहा है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ईरान जैसे लगता है कि बिल्कुल अलग थलग और अकेला पड़ गया। हाँ, ईरान मतलब ईरान का जो आइसोलेशन है वो क्लियर है। इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर है कि जो अमेरिका है उसका
रीसर्जेंस आप कह सकते हैं, बहुत समय से ऐसी बातें चल रही थी कि डिक्लाइन ऑफ यूएस, लेकिन मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि यूएस का डिक्लाइन इतना आसान नहीं है, बिकॉज मैं क्लास में भी हमेशा पढ़ाती हूँ कि यूएस इज़ अ लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, एंड बिस्मार्क हैज़ वंस सेड दैट गॉड टेक्स स्पेशल केयर ऑफ ऑर्फन्स, ड्रंकर्ड्स एंड अमेरिकन्स। तो अमेरिका कंटिन्यूज टू बी अ सुपर पावर एंड इट इज़ वेरी वेरी रिजिलियंट। और मुझे लगता है कि ये सारा जो एक तरीका है, जैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ईयू इनके साथ में नहीं है, यूरोप ब्रिटेन इनके साथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच था, बिकॉज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि रेस प्लेज अ रोल, और ईयू और यूएस में अगर हम भी ऐसा समझते हैं कि उनके बीच में कोई बहुत बड़ा डिवीजन है, तो वो ऐसा होता नहीं है। और हमेशा अमेरिकन्स प्ले द रोल ऑफ बैड कॉप एंड यूरोपियंस प्ले द रोल ऑफ गुड कॉप। और अमेरिका की ये जो शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, शायद इट इज़ गुड टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना, इट इज़ गुड टू बैलेंस द फोर्सेस आप कह सकते हैं। जैसे ईरान है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन जब भी इंडिया का क्रिटिकल इश्यूज रहे, फॉर एग्जांपल कश्मीर रहा, तो कभी ईरान से हमारा बहुत फेवरेबल पोजीशंस नहीं रहे। एंड आई ऑलवेज बिलीव इट इज़ अ टाइम टू टेक साइड्स, विच एवर साइड यू विल गो, आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज सेफर एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ इंडिया की। अगर हम डिफेंस देखें, हमें जो टेक्नोलॉजिकल नीड देखें, तो इट इज़ बेटर टू बी ऑन द साइड ऑफ अमेरिकन्स। वो लग भी रहा है अभी हमारा जो पिछले 2 दिनों से सरकार का जिस तरह का रवैया है, और हम नेतन्याहू से प्रधानमंत्री बात करते तो उसकी जानकारी होती है, लेकिन तो उससे लग भी रहा है कि इंडिया एक साइड, इट इज़ अ टाइम टू टेक साइड। और इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो हमेशा बहुत प्रोफेशनल रही है। वेस्ट एशिया एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन वेस्ट एशिया में ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का सक्सेसफुल इवोल्यूशन हुआ है। कोइंसिडेंटली अगर आप देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट इशू था जो इंडिया को डील करना था और जिसमें इंडिया की पोजीशन ली गई, 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 48 में इजराइल का निर्माण हुआ। तो वेरी फर्स्ट इशू वॉज रिलेटेड टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो मल्टीपल पोल्स हैं उनके साथ हमने चीज़ों को मैनेज किया। एक पैराडाइम चेंज अभी हम देखते हैं, क्योंकि पहले हमारा जो अप्रोच था बैलेंसिंग है और मल्टीपल अलाइनमेंट है, बट आज जो यूएस के प्रेसिडेंट है, बिकॉज यूएस की हेजेमनी को इतना बड़ा चैलेंज है कि यूएस इज़ नॉट गिविंग एनी ऑप्शन। इससे पहले भी एक बार जॉर्ज बुश का ये सेंटेंस बड़ा फेमस हुआ था, माई वे और योर वे। सो इफ़ अमेरिका वांट्स टू रिकवर, इट हैज़ टू गो फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स हार्ड पावर। एंड आई थिंक जो अभी के डेवलपमेंट हैं, इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज इंडिया एज अ कॉन्फिडेंट नेशन। वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी आर रेडी टू टेक साइड्स एंड वी आर रेडी टू टेक स्टैंड बाय दैट डिसीजंस। अभी मैम जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह आ रहा है, ईरान पे हमला हुआ, ईरान ने खाड़ी देशों पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, और मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाही, अबू धाबी में अभी मैं आ रहा था, उनका जो यूएई का सबसे बड़ा तेल का कारखाना है वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया कुछ देर के लिए। वो वहाँ पे अमेरिकी बेसेस हैं, इस वजह से वो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन खाड़ी देश भी मुस्लिम कंट्री भी कहने के ना उस पर आयतुल्लाह खामनेई के जो हुआ उसके बाद भी उन किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, उन्होंने भी अपना साइड एकदम ले लिया। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो अपने सेक्युलर इंटरेस्ट से चलती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ें, भले ईरान का जो एक सिस्टम था लेकिन उसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि वो इक्वेशन अमेरिका को पसंद नहीं था। ईरान डोमिनेटेड वेस्ट एशिया। अब नेक्स्ट है कि ये जितने भी देश हैं, सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी सेक्युलर आधार पर चलती है। रिलीजन जो है वो आम पब्लिक के लिए होता है, आम पब्लिक को चीज़ों को समझाने के लिए होता है। नेक्स्ट है सैमुअल पी हंटिंगटन। अगर आप देखें जो पूरा डेवलपमेंट है, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये बताया
था अमेरिका को कि अमेरिका हैज़ टू इंश्योर कि चाइना और इस्लामिक वर्ल्ड इसका एक्सेस ना बने, और इस्लामिक वर्ल्ड के एक्सेस को मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी है बाय यूटिलाइजिंग जो उनका इंटरनल डिविजन्स है। अभी मुझे ऐसे लगता है कि वंस दैट इरानियन रेजीम इज़ आउट और रेजीम चेंज अगर हो पाया तो मिडिल ईस्ट में एक स्टेबिलिटी आएगी, मिडिल ईस्ट का एक इंटीग्रेशन होगा और वो वाइडर रीजन की सिक्योरिटी के लिए भी शायद बेहतर होगा। तो अब ऐसा भी तो एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये दादागिरी है, एक देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर एक देश उनके खिलाफ तन के खड़ा हुआ तो उन्होंने उस पूरी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। और लोग जो इस ईरान के पक्ष में बात करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट के जो शासक हैं ये भी सब तानाशाह हैं और ये सब अमेरिका के मुट्ठी में है। वहाँ की जनता की, वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ के आम लोगों की ये इमोशंस नहीं है। देखिए, अमेरिका ने जो किया वो अमेरिका के राष्ट्रहित में उन्होंने किया, और अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज से भी जाएं तो रेज़ों डिटार्ट का कॉन्सेप्ट है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप मोरालिटी और नॉर्म से नहीं चलते हैं, क्योंकि दैट कैन गिव यू ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है कि अमेरिका, आई बिलीव दे ट्राइड टू इस्टेब्लिश द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन अदर कंट्रीज स्पेशली रशिया या चाइना, दे हैव नॉट इंश्योर्ड दैट एवरीबडी प्ले द रूल ऑफ द गेम। तो इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली जब ब्रिक्स बना और ब्रिक्स में ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात होती है, तो दैट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक एट द वेरी रूट ऑफ अमेरिकन हेजेमनी। तो इस कॉस्ट पर दे हैव टू टेक दिस एक्शन, और शायद इस एक्शन से अगर आप एक पावर को डिस्प्ले करते हैं और एक जगह डिस्प्ले करते हैं तो बाकी जगह भी आपका इंटरेस्ट सेटल होता है। नोबडी इज़ प्लेइंग विद द रूल ऑफ गेम, इवन चाइना डजेंट प्ले द रूल ऑफ द गेम। आज चाइना बात करता है कि ऐसा गलत है, बट चाइना ने भारत के साथ जो भी कई बार किया तो वो भी कुछ सही नहीं है। तो सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो इंटरेस्ट हैं, ये बहुत कंटेक्चुअल हैं। हमें नॉर्मेटिव, आज का टाइम ही नहीं है कि आप नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, आप आइडियलिज्म की बात करें। अमेरिका ने एक सिस्टम बना दिया जिसमें चीज़ें हैं कि इट इज़ लाइक हार्ड कोर रियलिज्म दैट इज़ शेपिंग, and it is also important that India also takes that particular position.